वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। जो हम लोगों का सीरीज मैंने स्टार्ट किया था क्लास 11th के लिए सर्कुलर मोशन, उसका 2 लेक्चर हो गया है और ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उस दिन मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए स्पीड चाहे उसका कांस्टेंट हो यानी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो एक फोर्स जो है वो सेंटर के तरफ काम करेगा। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो फोर्स जो है वो सेंटर के तरफ काम कर रहा है, या जो एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ काम कर रहा है वो किसी और फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसका नाम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी किसी टाइम में ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, किसी टाइम में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, किसी मतलब डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फोर्स जो है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। ओके, दूसरा जो है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हम लोग को दिखेगा, वो होगा टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन का एक्चुअली 2 कंपोनेंट मिलेगा, एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा और ये टुवर्ड सेंटर होगा क्योंकि माइनस साइन है। ओके, और जो एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा उसका वैल्यू होगा डीवी बाई डी टी, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही हो रहा है स्पीड के चेंज होने से। यानी कि ये पार्ट कब आएगा फोर्स में, ये जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तभी ये पार्ट लाइट में आएगा, अन्यथा सिर्फ यही पार्ट रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस रहेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस रहेगा तो उस समय हम लोग देखेंगे क्या होगा कि अगर पार्टिकल यहां पर है तो एक फोर्स जो है वो इधर काम करेगा और दूसरा फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब एटी इधर और ए आर इधर। तो इसका रिजल्टेंट कुछ कहीं आएगा बीच में, इस तरह करके ए हमारा ये होगा। अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहें ए का तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस डीवी बाई डी टी का स्क्वायर। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाएगा, किससे बनाएगा, ये कैलकुलेट करना बहुत टफ नहीं है। जब आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है कि भाई इस तरह करके 2 वेक्टर दिया हुआ है ए आर एंड ए टी, तो आप इसका समेशन करना अच्छे से जानते हैं कि इसका समेशन किस तरह किया जाएगा। अगर ये हमारा ए हो गया, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल वाले ये सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन है उससे कितना एंगल बनाएगा उसको आप आराम से निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू ए टी डिवाइडेड बाई ए आर, और ए टी का वैल्यू यहां पर दे दीजिए डीवी बाई डी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका निकल जाएगा नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाएगा वो। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों का कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं। वैल्यू क्या होगा, चूंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता है, रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा उसको फोर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए फोर्स एफ प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, मास उस बॉडी का या उस पार्टिकल का एम है, तो एफ बाई एम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एम ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, उसी तरह रेडियल का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, ये हम इसको मान लीजिए आप एफ सी से डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल को, और यहां पर हम इसको मान लीजिए टेंजेंशियल से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए टी एम इंटू डीवी बाई डी टी। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कारण जो एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्सेलरेशन या फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू होगा, राइट। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, आप देखें दूसरा आपको जो पढ़ना है उसमें इसी में ऐसा है कि बहुत सारा जब रोड बनाया जाता है, ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड है,
हॉरिजॉन्टल रोड है, राइट, हॉरिजॉन्टल रोड है, तो यहां पर मान लीजिए कि आपका व्हीकल है, राइट, ये हमारा सेंटर है, ओके। तो अभी क्या होगा कि इस पर मास जो है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, मास, मास नहीं लिखिए, इसको लिखिए आप वेट, ठीक है, mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरा नॉर्मल, जो कि ये हो गया डाउनवर्ड, नॉर्मल n हो गया अपवर्ड, ठीक है। अभी ये चूंकि व्हीकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंटर के तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करवा रहा है। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, जो बच गया है हमारा, तो बच गया फोर्स Fs, तो Fs फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन, Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू म्यू एस लिख दीजिए, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। ये फोर्स किसके तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि हमको v का वैल्यू जो है वो इस मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए, तभी ये व्हीकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेगा, नहीं तो अगर v का वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। तो अब यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए म्यू एस इंटू एम जी, राइट। अब यहां से v का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, एम से एम कट जाएगा, आर जी, आर जी, और कुछ होगा, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर इज लेस देन आर जी इंटू म्यू, म्यू छूट गया, म्यू एस, ठीक है। तो v का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, इससे कम ही होगा। या फ्रिक्शन का आपको अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इससे इससे वो भी निकल जाएगा, म्यू एस का भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पाथ, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है बिना बैंक्ड रोड, तो उस केस में वेलोसिटी का क्या वैल्यू होना चाहिए या फ्रिक्शन का क्या होना चाहिए, तो ये उससे निकल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा केस है कि अगर हमारा इस पाथ को हम लोग, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी बढ़ाना हो, तो जितना बता रहा है लिमिट उससे ऊपर करना हो, तो तब तो ये फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो हम लोग वैसे केस में क्या करते हैं कि पाथ को जो है वो जो है थोड़ा सा बैंक्ड कर देते हैं, बैंक्ड मतलब इनर वाला जो, मतलब इस तरह करके टिल्ट कर देते हैं, ताकि इनर एज का जो रेडियस है और आउटर एज के रेडियस दोनों के बीच स्लैंट हो जाए और कुछ एंगल बना ले, ठीक है। तो ये कुछ एंगल बना लेगा, तो उस समय क्या होगा, नॉर्मल जो है वो अलोंग द पाथ के नॉर्मल लगेगा, तो ये एन होगा, लेकिन एम जी जो क्या होगा वो तो वर्टिकल ही लगेगा। तो ये हमारा जो है, ओके, इससे एंगल, बैंक्ड रोड का एंगल जो है वो थीटा है, ओके। तो इससे हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका वैल्यू जो है वो अलग हो जाएगा। तो अभी यहां से क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से आप बैंकिंग एंगल निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद अगर v और आर जी का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ है रेडियस का, तो आप इससे वो निकाल सकते हैं कि कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं कुछ और सिंपल एग्जांपल देखता हूं। सपोज कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, इससे कोई मास m बंधा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसा करके इस पाथ में मूव करवा रहा है,
ठीक है, इस पाथ में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा, टेंशन फोर्स इधर लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, यहां पर मास है तो mg नीचे लग रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मास को बैलेंस करने वाला फोर्स क्या होगा, T वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा का कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग द सर्कल का सेंटर होगा, तो T sin थीटा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई r। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg। यहां से ये कट गया तो v स्क्वायर बाई आर जी। कितना एंगल बनेगा, अगर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है तो कितना एंगल बनेगा वो निकल सकता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे सपोज कोई टेबल है, टेबल पर उसके सेंटर पर हमने एक स्प्रिंग फिट कर दिया है, राइट। इसको मास m से बांधा हुआ है, इसका नेचुरल लेंथ सपोज L0 है, राइट। और इसको हम लोगों ने क्या किया कि v वेलोसिटी देके सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा दिया, तो इसको हम लोगों ने v वेलोसिटी दे दिया, राइट। तो v वेलोसिटी देने से क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड होके ये समथिंग लाइक यहां पहुंच गया, ठीक है। और ये यहां तक L0 था नेचुरल लेंथ, ये लेंथ जो है वो बढ़ के L हो गया, ठीक है, मास m है। तो अभी बताइए कि कोई भी स्प्रिंग का एक्सटेंशन होता है तो फोर्स जो है वो हमेशा उस एक्सटेंशन या कंप्रेशन को अपोज करने की कोशिश करता है और अलोंग द स्प्रिंग ही लगता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसका एक्सटेंशन हुआ है राइट साइड में, तो फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, kx। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन लेंथ x, एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड लेंथ x। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, kx, और फोर्स हमेशा अपने इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और तो यहां पर kx होगा, माइनस kx लिखते हैं, तो kx किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये kx क्या देगा, kx जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो kx, x का वैल्यू क्या है, L इजकल टू m v स्क्वायर बाई r। r क्या है, r यहां सेंटर है, तो r का वैल्यू क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं m v स्क्वायर बाई l प्लस L0 लिख सकते हैं, ओके। अब यहां से लिखिए आप L प्लस L0 इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई k, ठीक है। कुछ छूट, थैंक यू।